हेलो एवरीवन, मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnohub.com। तो बच्चों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें बोला गया है लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। ठीक है, यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको बताना है कि वर्क अगर आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग वहां पर हुआ है तो क्यों हुआ है, और नहीं हुआ है तो क्यों हुआ है। दिस इज द क्वेश्चन। अब यहाँ पर इस एक्टिविटी को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्क एक्चुअली में क्या पढ़ा है आपने चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो आप कहोगे मैम हमने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है, लेकिन मेरा यहाँ पे काम है आपको थोड़ा सा रिकॉल कराना। तो रिकॉल कराने के लिए ये रखा है वर्क। तो यहाँ पर वर्क हम तब कहते हैं कि वर्क हुआ है जब वहां पर फोर्स अप्लाई हो और डिस्प्लेसमेंट हो। यही पढ़ा है ना। तो पहली कंडीशन क्या होती है कि फोर्स एक्ट करना चाहिए बॉडी के ऊपर, और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अब चाहे वो डिस्प्लेसमेंट फोर्स के सेम डायरेक्शन में हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो, बट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखते हैं पहली एक्टिविटी। तो पहली एक्टिविटी में क्या बोला है कि सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। कोई पर्सन है जिसका नाम है सुमा, वो स्विमिंग कर रहा है पॉन्ड के अंदर। तो यहाँ पर जब वो पॉन्ड में स्विमिंग करने जाएगा तो वो फोर्स कहाँ पर लगा रहा होगा, ये अप्लाई करेगा फोर्स। किस लिए अप्लाई करेगा? टू पुश द वाटर बैकवर्ड। ठीक है, जब ये फोर्स ये अप्लाई करेगा, किस लिए कर रहा है उसने? वाटर को बैकवर्ड करने के लिए। तो वो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो आगे की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है एंड फोर्स भी लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पर वर्क हुआ है। ठीक है, वर्क यहाँ पर हुआ है। आपको समझ में आ ही गया होगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई। फोर्स लगाया टू पुश द वाटर बैकवर्ड, और जब उसने फोर्स अप्लाई किया तब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा? मूव करेगा। तो यहाँ पर वर्क हुआ है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि वर्क तो हो गया है पहली एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं दूसरी एक्टिविटी की। दूसरी एक्टिविटी में क्या बोला है? अ डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। कोई डोंकी है, उसने अपने बैक पर एक लोड रखा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं, मैं ऐसे ही बना देती हूँ कुछ भी, इसके बैक पर एक लोड रखा हुआ है। उसने कुछ नहीं बोला कि वो मूव कर रहा है, क्या कर रहा है। अब यहाँ पर फोर्स तो अप्लाई हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर क्या हो रहा है, जब उसने कुछ भी बैक पे रखा है तो वहां से फोर्स तो अप्लाई होगा ही। तो फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा जब डोंकी लोड रखेगा? देखो, तो बिल्कुल किस में होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में? हमारा फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा डोंकी का, वो कहाँ हो सकता है? देखो, फोर्स हो रहा है किस डायरेक्शन में? ऊपर की तरफ। अब डिस्प्लेसमेंट जब करेगा तो या तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेगा या तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में करेगा। यही होगा। हमें नहीं बताया ना वो किस तरफ जा रहा है। तो फोर्स तो वो ऊपर अप्लाई कर रहा है। या तो मैं इस लोड को लेके आगे चलूंगी या मैं पीछे चलूंगी। यही पॉसिबल है। जब ऐसा में होगा तब यहाँ पर ये फोर्स एंड ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 90 डिग्री। और हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई कि जो वर्क होता है वो क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। जब एफ एस कॉस थीटा है तो एफ एस थीटा क्या है यहाँ पर? 90। तो हमारा पूरा वर्क डन क्या हो गया? 0 हो गया। और ये कंडीशन हमने इस चैप्टर के अंदर भी पढ़ी है कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री एंगल हो, तो वहां पर जो वर्क डन है वो हमारा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसका मतलब 1 और 2 दो एक्टिविटी तो हमने सॉल्व कर ली। अब देखते हैं थर्ड में क्या बोला है? अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। अब ये जो विंड मिल है ये वाटर को वेल से ले रही है। अब विंड मिल जब लेगी भी
जब विंडमिल यहाँ लगी और ये वाटर क्या करेगी, ऊपर की तरफ आएगा ना, वेल में से ऊपर ही तो आएगा। ठीक है, फोर्स भी कहाँ लगाएंगे, अगर हम विंडमिल भी समझ लेते हैं हम, चलो एक रोप समझ लेते हैं, रोप से हम फोर्स कहाँ लगाएंगे, ऊपर की तरफ। ठीक है, और पानी भी कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। मतलब यहाँ पर जो फोर्स भी हमने अप्लाई किया है वो किस डायरेक्शन में, इस कंडीशन में फोर्स हमारा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। तो विंडमिल जो कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वाटर का वो भी कहाँ है, अपवर्ड की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी है, फोर्स भी है, इसका मतलब वर्क की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई भी है। तो यहाँ पर वर्क तो हो रहा है, वर्क तो ये कर रहा है, वर्क इज डन बाय दिस। ओके, विंडमिल कर रही है वर्क। अब यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि दोनों की अगर डायरेक्शन सेम है, जहां पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वहीं पर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि उसको हम कह देते हैं पॉजिटिव वर्क डन। क्यों कह दिया, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो सेम है। बात हुई क्लियर यहां तक। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, जिसमें बोला गया है अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। अब आप ये बताओ, जब कोई भी प्लांट, ग्रीन प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या वहां पर कोई फोर्स लग रहा है मूव करने के लिए, या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आप कहोगे मैम ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, वहां पे तो केमिकल रिएक्शंस होती है, हमको नहीं पता और कुछ नहीं हो रहा है, यही कहोगे ना। तो यहाँ पर ना तो यहाँ पर फोर्स है ना यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। इस कंडीशन में जब दोनों ही चीजें नहीं है तो क्या वर्क डन होगा, नहीं होगा। तो हम बोल देंगे वर्क डन भी नहीं है। बात हो गई होगी क्लियर। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट, जिसमें बोला गया है एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। इंजन ट्रेन को पुल कर रहा है, यही बोला गया है, पुश तो नहीं बोला है। तो ये जो इंजन है, अगर कोई भी, अगर मान लेते हैं कि ये इंजन है, ठीक है, ये मेरा हाथ जो है वो ट्रेन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, इमेजिनेशन में तो बहुत पावर होती है ना, कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं ये जो पेन है ये हमारा क्या है, ये हमारा इंजन है, ये जो है ट्रेन है। अगर ये इसको पुल कर रहा है, मतलब ये फोर्स लगा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो मेरा जो हैंड है जो ट्रेन की तरह बिहेव करेगा वो भी आगे की तरफ डिस्प्लेस्ड होगा। बात हो रही है। तो इसमें भी जो फोर्स है वो हमारा कहाँ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी है वो किस डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। जब दोनों ही चीजें हो रही है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब वर्क तो यहाँ पर हो रहा है। आप कह दोगे बिल्कुल मैम वर्क तो वो कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती है तो क्या पड़ा, अभी पड़ा पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी वर्क डन हो गया। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी। तो बच्चों नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या बोला है, फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। अब ये बताओ, कोई भी फूड ग्रेन को ड्राई करने में सन में कोई भी फोर्स अप्लाई होगा, नहीं होगा, सिर्फ सन की रेज आ रही होंगी, है ना। कोई डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, क्या सन की रेज आते ही फूड ग्रेन्स मूव करने लगते हैं, नहीं। तो यहाँ पर ना तो फोर्स लगेगा ना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। जब ये दोनों ही नहीं है तो क्या हुआ, वर्क डन भी नहीं है, तो कोई वर्क डन नहीं हुआ है। अब आप कहोगे मैम वो तो सूख गए ना, बिल्कुल सूख गए, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिजिक्स में वर्क डन की, तो कोई वर्क डन नहीं हुआ है। अब बात करते हैं लास्ट एक्टिविटी की, जिसमें बोला गया है अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। अब यहाँ पर विंड एनर्जी के कारण जो सेल बोट है वो मूव कर रही है, इसका मतलब जो विंड एनर्जी है वो फोर्स अप्लाई करेगी। फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करेगी, अगर कोई भी विंड है और सेल मूव कर रही है मतलब आगे की तरफ ही मूव करेगी, है ना। तो मतलब विंड एनर्जी में जो फोर्स लग रहा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी अब मूव कर रहा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। तो मतलब यहाँ पर भी वर्क डन हुआ है, और कौन सा है, पॉजिटिव है। बात हो गई क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जितनी भी एक्टिविटी बोली गई थी 1 2 3 4 6 7 हमने पूरी कर ली सॉल्व, अच्छे समझ भी लिया कि क्यों वर्क डन हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमको बढ़ना चाहिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है कि एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड।
The initial and final points of the path of the object lie on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity on the object? ठीक है, क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, हमारा काम क्या होगा, अब इस क्वेश्चन को एक फिगर के थ्रू समझ लेना है ना। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरीके का है, अज्यूम करने में क्या जा रहा है, ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर उसे एक सर्टेन एंगल से थ्रो किया गया है जो ग्राउंड से बनेगा, तो हम मान लेते हैं रफ ग्राउंड। जब ये किसी एंगल से थ्रोन किया होगा तो उसने क्या लिया होगा, एक कर्व्ड पाथ लिया होगा, एंड वो फिर आके यहाँ पर ग्राउंड पर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ है, इस डायरेक्शन में हुआ है। एंड इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो आपका फोर्स लगेगा वो ग्रेविटी के कारण लग रहा होगा नीचे की तरफ, तो फोर्स रहा ये। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री, क्योंकि एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स of the path of the object lies in the same horizontal line, therefore displacement occurs in horizontal line। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ है, हॉरिजॉन्टल हुआ है। यहाँ पे तुमको फिगर में भी दिख रहा है, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, हॉरिजॉन्टल हुआ है। ठीक, अब आप यहाँ पे लिखोगे वी नो दैट एंड वी नो दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट एक्टिंग कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, एक्टिंग डाउनवर्ड। Hence, force and displacement makes an angle of 90 degree, और आप लिख सकते हो ब्रैकेट में perpendicular to each other, therefore वर्क डन इक्वल टू, ने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, क्या पढ़ा हुआ है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, हेयर थीटा इज 90, दैट मीन्स कॉस 90 इज 0, देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा 90 है। कैसे है वो अभी हमने फिगर के थ्रू समझ लिया। इसका मतलब यहाँ पर जो वर्क डन हुआ है तो आप क्या लिखोगे, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया होगा क्लियर। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। ठीक है, तो बैटरी क्या कर रही है, बल्ब में लाइट दे रही है। हम बना के देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक बनाते हैं बल्ब, हमने बना लिया बल्ब, एंड इस बल्ब के 2 टर्मिनल्स होते हैं, इनको हम कनेक्ट किससे करेंगे, बैटरी से। ठीक है, ये रही है हमारी बैटरी। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि एनर्जी क्या चेंज हो रही है इस प्रोसेस में, वो हमको बताना है। तो बिल्कुल मतलब बता देंगे। देखो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि बैटरी के अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। मतलब यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट किस में होती है, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तभी तो बल्ब लाइट देगा ना। पहले इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तभी तो यहाँ पर लाइट आएगी। फिर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी में होती है ना, हमने देखा हुआ है ना कि जब भी हम कोई बल्ब जल रहा हो उसको अगर आप छू के देखोगे लाइट एनर्जी भी होगी, गर्म भी हो रहा होगा, देखा है ना। तो यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है इस पूरी प्रोसेस के अंदर, दैट इज जो बैटरी के अंदर जो केमिकल्स हैं वो करेंगे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज, एंड फिर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी चेंज होगी किस में, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में। तो आपको पूरा यहाँ पर जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस पूरी प्रोसेस में वो ये है। ठीक है, तो आप लिखोगे when a battery lights a bulb, the chemical energy changes into the electrical energy and further electrical energy is going to be changed in light energy and heat energy। बात हो गई क्लियर। जब बात हो गई है क्लियर तो बढ़ना चाहिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। अब हमारा क्या काम होगा जो हम हमेशा से करते हैं, दैट इज पहले इस क्वेश्चन को जो कि एक न्यूमेरिकल है उसको हम लिखेंगे हमारे गिवन पोर्शन में। तो गिवन में क्या है हमारे पास, मास कितना दिया गया है 20 kg, ठीक है, हमने लिख दिया m, एंड इसके बाद आपके पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी गिवन है। इनिशियल कौन सी होती है, जहां से वो स्टार्ट हुई है कहां तक हुई है वो फाइनल हो जाएगी। तो आप यहां पे लिखोगे इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। आपको कैलकुलेट क्या करना है, वर्क डन बाय द फोर्स। तो अब हमने क्या किया, इस पूरे क्वेश्चन को एक गिवन फॉर्मेट में और क्या निकालना है उस फॉर्मेट में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हमको पता है कि वर्क डन क्या होता है। अब आप कहोगे मैम हमने तो पढ़ा भी, आपने बताया एफ एस कॉस थीटा या फिर एफ एस, तो बच्चों ये तो आपने पढ़ ही चुके हो। और आपने क्या पढ़ा इस चैप्टर के अंदर कि जो हमारा वर्क डन होता है उसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, भी डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है इस चैप्टर के अंदर। जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है किसी ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर चेंज किस में हो रही, फाइनल, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्यों है, क्योंकि चेंज पूछा है तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया हमने। अब हमने क्या जानते हैं, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, बहुत अच्छे से बहुत बार पढ़ा है, हाफ mv स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब अगर बात करें फाइनल काइनेटिक एनर्जी की तो kf का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो kf का फॉर्मूला होगा हमारा हाफ, मास तो हमारा कांस्टेंट है, क्या चेंज हुई है, वेलोसिटी चेंज हुई है। जब ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है तो वेलोसिटी भी कौन सी आने वाली है, फाइनल आने वाली है ना। और फाइनल वेलोसिटी कौन सी है, ये रही जो हमने v से रिप्रेजेंट की है, तो हाफ mv स्क्वायर। अब अगर बात करें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की तो वो क्या हो जाएगा, हाफ, मास तो कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी u, तो हाफ mu स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। यहां से देखोगे तो हाफ m आ गया बाहर, अंदर क्या हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा, मास कितना है हमारा 20 एंड u v कितना है हमारा 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, क्योंकि हमारी इनिशियल वेलोसिटी दी है 5, फाइनल दी है 2। ये कट के 10 हुआ तो 10 मल्टीप्लाई 4 माइनस 25, दैट इज 10 माइनस 21 माइनस 210, और वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों आया है, इसका क्या मतलब है, यही दिमाग में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है तो आना चाहिए था। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, हमने जब फर्स्ट एक्टिविटी करी थी, जब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो वहां पर क्या देखा था, पॉजिटिव वर्क डन कब था, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारे एक ही डायरेक्शन में है। अब फोर्स मैं लगा रही हूँ इस डायरेक्शन में, मेरा ऑब्जेक्ट जा रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तब वहां पर हो जाता है हमारा नेगेटिव वर्क डन। यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब एग्जैक्टली वही है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब दोनों क्या है, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। दिस इज द क्या है, दिस इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन इन वर्क डन। यूनिट क्या होती है, जूल, बहुत अच्छे से पता होगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है सॉल्व्ड।
तो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है अ मास ऑफ 10 kg इज एट अ पॉइंट A ऑन अ टेबल. It is moved to point B if the line joining A and B is horizontal. What is the work done on the object by the gravitational force? Justify your answer. ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं ये बोल क्या रहा है। तो हम मान लेते हैं ये रही हमारी टेबल, कुछ इस तरीके की होगी, है ना। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है A। जब इस ऑब्जेक्ट पर A पर, इस पॉइंट A पर क्या है, यहाँ पर मास रखा है कितना, 10 kg का। एंड ये जो पॉइंट A से ये मूव्ड होकर कहाँ आया है, ये आया है इस B पर। और कैसे ट्रेवल किया है इसने, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ट्रेवल किया है। इसका मतलब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो है आपका हॉरिजॉन्टल, एंड जो फोर्स लगेगा इस ऑब्जेक्ट के ग्रेविटी के कारण वो लगेगा नीचे, ग्रेविटी के कारण। मतलब यहाँ पर एंगल क्या बनने वाला है, 90 डिग्री बनने वाला है। इसके पहले भी क्वेश्चन में हमने ये वाला केस देखा था ना। तो यहाँ पर भी आप लिखोगे हेयर फोर्स ऑफ gravity on the object is acting downward and displacement occur from point A to point B in horizontal direction. Therefore, force and displacement become perpendicular to each other and makes an angle of 90 degree. जब 90 डिग्री का एंगल हो गया और हमने पढ़ा हुआ है वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा एंड थीटा इक्वल टू 90, तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो आप फिर से वही लिख दोगे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, दैट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। आंसर जस्टिफाई भी हो गया क्योंकि हमने पूरा रीजन बता दिया। जब रीजन बता दिया तो जस्टिफिकेशन तो अपने आप ही हो गया। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायलेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हाई। ठीक है, तो पहले हम एक समझ लेते हैं। अगर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, ये रहा, ठीक है, ये फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है। अगर ये फॉल हो रहा है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, बट साथ ही में उसी टाइम पर जो हमारी इसकी फॉलिंग के साथ में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी, वो बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर कहीं पर भी अगर ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो तो कंजर्व्ड है। तो इसका मतलब कोई भी यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेंस नहीं हो रहा है। तो आप लिखोगे इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट व्हेन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस progressively, that is equivalent to the increases of kinetic energy, because when freely falling object fall from a height, its potential energy is changes to kinetic energy। बात हो रही है क्लियर। और आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर जैसे ही ये गिर रहा है तो इसकी वेलोसिटी जो है बढ़ेगी, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी भी इसकी बढ़ रही है। Therefore, during this process, total mechanical energy is being conserved, which shows that
देयर इज नो वायलेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब इस पूरे सिस्टम में जो हमारी एनर्जी है वो क्या रही, कंजर्व रही। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो था वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत है, तो कोई भी वायलेशन नहीं हो रहा है उसका। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व, पूरा दिमाग में स्टोर हो गया है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एनर्जी हमारी ट्रांसफॉर्म हुई पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई काइनेटिक एनर्जी वैसे वैसे बढ़ गई। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस दैट अकर व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल। सब लोग डेली साइकिल चलाते होंगे या चलाते रहे होंगे, ठीक है। तो आप जब चलाते हो साइकिल तो आपने क्या देखा है कि जब आपका मस्कुलर जो है कोई एनर्जी या फोर्स डालता है पेडल पर तो साइकिल हमारी मूव करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी मस्कुलर एनर्जी होती है वो किस में चेंज हो रही है, बाइसाइकिल को मोशन में लाती है, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी में, और आपके बहुत सारा पसीना आ रहा होता है, दैट मीन्स हीट एनर्जी भी आ रही होती है। तो यहाँ पर जब आप राइड करते हो बाइसाइकिल को तो मस्कुलर एनर्जी जो है किसकी, राइडर की, इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड हीट एनर्जी। अब इस काइनेटिक एनर्जी से क्या हो रहा होता है, बाइसिकल जो है आपकी मूव करती है, राइड करती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, उसको वेलोसिटी देता है, और हीट एनर्जी से क्या होता है, हीट्स द राइडर बॉडी। ठीक है, बात हो गई क्लियर। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि क्या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जब कोई भी साइकिल चला रहा होता है, तो हमने उसका आंसर दे दिया, काइनेटिक एनर्जी एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया है क्लियर। जब 7 हो गया है क्लियर तो अब 8 बुला रहा होगा ना, तो 8 के पास चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें पूछा गया है डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विथ ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट, वेयर इज द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग। ठीक है, हम मान लेते हैं ना कोई भी रॉक है, ठीक है, ये रहा कोई रॉक एंड कोई पर्सन है, ठीक है, वो इस पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अपनी मस्कुलर एनर्जी इसमें दे रहे हैं, बट ये रॉक ना मूव नहीं कर रही है। तो क्या हुआ है यहाँ पे, क्या यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हुई। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कब होती, जब ये मूव कर लेता, तो इसने तो मूव नहीं किया, तो आप क्या बोलोगे, तो आप यहाँ पे बोलोगे देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द स्टेशनरी रॉक। वो तो अभी तक स्टेशनरी है, हुआ क्या, तो जो आपने जो एनर्जी लगाई वो किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। क्यों, आप इतनी देर से पुश कर रहे हो, पुश कर रहे हो, पुश कर रहे हो, आपकी बॉडी जो है ना वो गर्म हो रही होती है, स्वेट कर रही होती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है जो आप इसमें लगा रहे हो वो कहाँ गई, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, आपकी बॉडी को ही हीट दे रही है। बात हुई क्लियर। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, व्हेन वी push a rock, there is no transfer of energy to the stationary rock। कोई ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं हुई। बात हुई ना यहाँ तक क्लियर। अब क्या बोलोगे कि एनर्जी गई कहाँ, तो आप लिखोगे यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस हेयर मस्कुलर एनर्जी जो आपने लगाई है पत्थर के ऊपर, इतने बड़े ह्यूज रॉक के ऊपर, इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी विच मेक्स योर बॉडी हॉट। ठीक है, आप स्वेट करने लगोगे। तो बात हो गई क्लियर, क्यों पुश नहीं किया, क्यों एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई। अब आप कहोगे कि मैम हम तो इतना उस रॉक को पुश करने में इतनी एनर्जी लगाए, बट यहाँ पे ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ। तो बच्चों यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं अगर हुआ,
है ना, मतलब आप लगा रहे थे तो उस जो आप लगा रहे थे वो कन्वर्ट हो गई है हीट एनर्जी में। ठीक है, बात हो गई क्लियर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है कि कोई हाउस होल्ड है जिसमें एनर्जी जो कंज्यूम्ड होती है वो होती है 250 यूनिट्स ड्यूरिंग अ मंथ। हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स, मतलब इस यूनिट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, जूल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, हमने बहुत अच्छे से जानते हैं और काफ़ी लोगों ने अगर ध्यान से पढ़ा है ना चैप्टर, तो ये रिलेशन तो पढ़ा ही होगा। क्या कि जो 1 यूनिट होता है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। पढ़ा है ना, पढ़ा है ना, बिल्कुल सही। तो और ये जो 1 किलोवाट आवर जो है, 1 किलोवाट आवर जो है वो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स के बराबर होता है। ये भी रिलेशन पढ़ा होगा। तो अब यहाँ पर ये दो रिलेशन हमारे लिए इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपको बहुत अच्छे से दिमाग में ना एकदम स्टोर कर लेना है, परमानेंट स्टोर करना है, टेम्पररी नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कि इसमें क्या गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है कि 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड किसने करी है, किसी हाउस होल्ड ने इन अ मंथ। ठीक है, इसका मतलब जब 1 यूनिट आपका 1 किलोवाट आवर के बराबर है तो 250 यूनिट्स भी किसके बराबर हो जाएंगी, 250 किलोवाट आवर के बराबर हो जाएगी। और आपने क्या पढ़ा है कि यहाँ पर रिलेशन क्या पढ़ा है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। आपको कन्वर्ट किस में करना है, एनर्जी को जूस में ही तो करना है। तो यहाँ पर जब 1 किलोवाट आवर इतने जूस के बराबर है तो 250 किलोवाट आवर भी किससे हो जाएंगे, यहाँ पे 250 का मल्टीप्लाई हो कर देंगे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आने वाला है, आपका आंसर आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल, यही आएगा। तो आप लिख दोगे एनर्जी consumed in a month in joule is 9 into 10 to the power 8 joules। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, बहुत ही सिंपल था। सिर्फ क्या याद करना था, क्या पता होना चाहिए, ये जो रिलेशन है इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को ये नहीं पता तो जूल्स में आंसर ही नहीं निकल पाएगा, इसलिए बच्चों ध्यान से इस चीज़ को रिमाइंड रखना। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये रहा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, जिसका नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्या बोला गया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट its potential energy if the object is allowed to fall, find its kinetic energy, it is halfway down। हाफ वे पर निकालनी है आपको क्या, काइनेटिक एनर्जी। पहला काम क्या होता है हमेशा न्यूमेरिकल में, गिवन पोर्शन को लिखना। तो गिवन क्या है हमारे पास, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट m इक्वल टू 40 kg। व्हाट इज द हाइट गिवन, हाइट h इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, एंड क्या बोला निकालने को, आपको बोला गया है पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सभी लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, mgh। जी क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर सारी वैल्यूज हमें पता चल चुकी है, m गिवन है, h गिवन है, जी हम ऑलरेडी जानते हैं। सारी वैल्यूज को रखेंगे, क्या निकल कर आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो m क्या है हमारे पास, m रखेंगे आप 49.8 इंटू 5। ठीक है, ये कितना आएगा सॉल्व करने से, ये आएगा आपका 1960। एनर्जी किसमें होती है बच्चों, जूल में होती है। तो यूनिट लिख दोगे आप जूल। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1960 जूल या फिर 1960 जूल। तो यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल था, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा यहाँ तक। ठीक है,
अब क्या बोला गया है, अब अगर इस ऑब्जेक्ट को अगर हम फॉल करते हैं, ये ऑब्जेक्ट को अगर हम फॉल करते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ वे डाउन में, यही पूछा है। अब आप ये बताओ, जब यहाँ पर जब ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है प्रोग्रेसिवली, एंड काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही होती है। पढ़ा है हमने क्वेश्चन में भी। और तो जब यहाँ पर हाफ वे में आया होगा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी हाफ हो गई होगी, डिक्रीज हुई होगी। तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। मतलब जितना डिक्रीज यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखोगे आप, तो आप पहले तो यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ conservation of energy, the total mechanical energy remains constant। यही तो होता है। Therefore, when object fall and it's halfway down, क्या बताया था, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, हाफ वे डाउन में हाफ हो जाएगी। देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ, 1960 थी और अब क्या हो जाएगी हाफ, दैट मीन्स 980 जूल, यही होगी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हाफ हुई और रिमेनिंग हाफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो जितनी बची होगी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे हेंस डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी equal to the kinetic energy of the object when it is half way down। कितना हुआ डिक्रीज, पहले कितनी थी 1960 और अब कितनी हो गई 980, दैट मीन्स 980 जूल बची है ना, 980 जूल बची है। वो क्या है हमारी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हमने बता दिया जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी, क्या डिमांड थी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब वो हाफ वे डाउन होगा, तो वो होगी आपकी 980 जूल। कंसेप्ट क्या था कि जब वो फॉल करता है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब ये हाफ वे डाउन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 960 थी पूरी, तो यहाँ पर इसकी हाफ हो जाएगी, ठीक है। बाकी हाफ जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 980 हो गया आंसर। यूनिट क्या रही, जूल। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग राउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ले ली है हमारी अर्थ जो आपको दिख रही है बहुत ही प्यारी ब्लू एंड ग्रीन कलर में, ठीक है। एंड यहाँ पर सैटेलाइट है तो हमने इसकी ले ली है नेचुरल सैटेलाइट, जिसको हम जानते हैं क्या होती है, मून होती है। तो मून जब इसके अराउंड जा रहा होता है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण क्या वर्क डन होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट का, नीचे की तरफ। ग्रेविटी क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, तो नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगी। एंड यहाँ पर जब वो राउंड कर रहा है, ये राउंड कर रहा है ना आपका, तो यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में राउंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेंजेंट है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, या फिर जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरीके से होगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ पर इस तरीके का होगा, है ना, इस तरीके से होगा। तो टेंजेंट क्या करेगा, टेंजेंट
बनेगा यहाँ पर, जो कि 90 डिग्री पे बनता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन अ सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ इट्स डिस्प्लेसमेंट फॉर एनी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज अलोंग द टेंजेंट to the circular path of the satellite and the force of gravity acting on the satellite is along the radius of the earth at that point। बिल्कुल ना, तो इस पॉइंट पे जो रेडियस है उसके बराबर ही तो होगा, बिल्कुल सही है। as the tangent is always at right angle, जो मैंने आपको बताया अभी कि 90 डिग्री होगा, to the radius the motion of the satellite and the force of gravity are perpendicular to each other। क्यों है? देखो टेंजेंट है एंड ये रहा रेडियस, दोनों क्या है? 90 डिग्री बना रहे हैं, राइट एंगल्स पर है। तो यहाँ पर आपका जो वर्क डन होने वाला है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है एफ एस कॉस थीटा, तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और आप बहुत अच्छे से जानते हो, अपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि कॉस 90 जो है वो होता है 0। तो आपका वर्क डन क्या हो गया? यहाँ पर 0 हो गया है। बात हुई क्लियर? तो वही लिखा है, नेट वर्क डन क्या हो गया है? 0, बिकॉज cos 90 इज 0। Therefore, work done by the force of gravity on the satellite moving around the earth is 0। बात हो गई क्लियर? कुछ नहीं था, इतना पूरा सेंटेंस पढ़ने से हमको डरना नहीं है। अगर हमको लॉजिक समझ में आ जाए कि जब ये कोई भी चीज राउंड कर रही है तो वो टेंजेंट बनाएगी एंड यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है उसकी रेडियस के बराबर होगी, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। और नहीं तो सिंपल समझ लो, डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में, बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है पूरा सॉल्व, लॉक कर दिया जाए। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 के पास। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है क्या डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर उसमें फोर्स नहीं है। ठीक है, तो थिंक, सोचो एंड डिस्कस करो अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर्स से, तो आप क्या आंसर दोगे। मैं आपको बोलूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा जा रहा है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, वहां पे पर्टिकुलर फोर्स तो नहीं लग रहा है। तो वो कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होगी जब डिस्प्लेसमेंट तो होगा, बिना फोर्स के होगा। तो वही लिखा हुआ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 0, देयर विल बी अ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है विदाउट एनी फोर्स है। अब मान लेते हैं हमने क्या पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है फोर्स, हमने पढ़ा है मास इंटू एक्सेलरेशन। जब फोर्स 0 है तो मास इंटू एक्सेलरेशन की इक्वेशन 0 है। जब ये इक्वेशन 0 है तो हम जानते हैं कि मास तो कभी भी 0 नहीं हो सकता किसी भी ऑब्जेक्ट का। इसका मतलब क्या 0 होगा? एक्सीलरेशन 0 होगा। और एक्सीलरेशन 0 होगा कब? या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर हो या फिर वो एक यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा हो। ये 2 ही कंडीशन पॉसिबल है। तो इस कंडीशन के लिए सिर्फ 2 ही कंडीशन पॉसिबल होंगी, या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में हो या फिर वो रेस्ट में हो, जब आपका एक्सीलरेशन 0 हो सकता है। बात हो गई होगी क्लियर? वही लिखा है, तो आइदर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इट इज यूनिफॉर्म मोशन। आंसर मिल गया। जब आंसर मिल गया तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें बोला गया है अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे over his head for 30 minutes and gets tired. Has he done some work or not? Justify your answer. अब मैं कोई भी बंडल ऑफ लोड अपने सर पे रख लूँ और मैं ऐसे कॉन्स्टेंटली खड़ी हूँ। इमेजिन करो, या आप ट्राई करके देख लो। तो अभी कोई बुक्स भी अगर आप मोटी सी कोई बुक लो, अपने सर पे रखो और ऐसे ही रखे रहो और मूव नहीं करो, ठीक है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। और वर्क डन होने के लिए क्या फोर्स भी अप्लाई हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो, यही होती है कंडीशन। पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर उसने नहीं बोला है कि जो ये पर्सन है ये बंडल ऑफ लोड लेके जा रहा है तो वो खड़ा रहा 30 मिनट्स तक, ऑब्वियसली वो थक जाएगा। ठीक है, थक तो गया है, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे हम, वर्क नहीं किया उसने। तो हम यहाँ पर वही लिखा है, अ पर्सन होल्डिंग अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स हैज डन नो वर्क as he has not moved any distance, because क्यों नहीं करा है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। और हम जानते हैं वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम बोल देंगे उसने कोई भी वर्क नहीं किया। हमने जस्टिफाई भी कर दिया क्योंकि एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें बोला गया है एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट।
हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स। ठीक है, आपके पास गिवन है क्या, पावर 1500 वॉट एंड टाइम गिवन है कितना, 10 आवर्स। आपको निकालना है यहां पर एनर्जी। ठीक है, अब यहां पर आप कैसे निकालोगे एनर्जी? एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हमने देखा है कि जो पावर होती है वो होती है हमारी एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई टाइम। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करने से पहले हम क्या जानते हैं कि जो हमारी एनर्जी होती है वो किलोवाट आवर में होती है ना, या तो फिर जूल में होती है। बिल्कुल बोल रही हूँ। तो यहाँ पर ये वॉट है, तो क्या हम यहाँ पर पावर को किस में कन्वर्ट कर लें, किलोवाट में कन्वर्ट कर लें। तो ये क्या हो जाएगा, किलोवाट। ठीक है, तो यहाँ से पावर कितनी हो गई, 1.5 किलोवाट। टाइम तो ऑलरेडी 10 आवर है, तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्वल टू हो जाएगा P मल्टीप्लाई T। P क्या है 1.5 और 10 क्या हो गया 15, कितना, किलोवाट आवर। एंड हमने एक क्वेश्चन में प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर होती है, 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। तो यहाँ पर 15 किलोवाट आवर किसके बराबर हो जाएंगे, 15 यूनिट्स के। तो आप क्या लिख दोगे कि एनर्जी जो यूज की गई है इन 10 आवर्स में वो कितनी है, 15 यूनिट्स। तो आप लिख दोगे एनर्जी कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स इज 15 यूनिट्स। बात हो गई क्लियर। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था। तो जब सिंपल था और दिमाग में भी हो गया स्टोर, तो चलेंगे अपने 15th क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें पूछा गया है इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय डिस्कसिंग द एनर्जी चेंजेस which occur when we draw a pendulum bob to one side and allowed it to oscillate. Why does the bob eventually come to rest? What happens to its energy eventually and is it a violation of the law of conservation of energy? ठीक है, क्वेश्चन तो आ गया समझ में। यहाँ पर डायग्राम देख के समझ में आ रहा है कि पेंडुलम की ही बात थी। तो ये रहा आपका पेंडुलम, जिसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कब है, जब वो पी पर है। तो यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। ठीक है, स्टेबल है। ठीक है, जब आपने इसको क्या करा, इसको आपने पकड़ के ऐसे खींचा और ऐसे करा, तो ये या तो ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, मतलब इस तरीके से ऑसिलेट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो कंडीशन बोलते हैं, आगे पीछे जाएगा। एंड जब आप इसको ऐसे पुल करते हो तो एक सर्टेन हाइट पर आ जाता है ये, जिसको हमने लिया है H, ये आपको दिख रहा है। एंड इस H वाली कंडीशन पर जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, मान लेते हैं ये A है, ये B है। ठीक है, इस A और B पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी, मैक्सिमम रहेगी। काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी, क्योंकि आपने खींचा है वो रेस्ट पोजीशन है, फिर आप छोड़ोगे, है ना। एंड यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो A एंड B पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। इतनी बात तो हो रही है क्लियर। अब क्या देखो, जो टू और फ्रो कंडीशन होगी वो पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया, इस तरीके से ऑसिलेट होते होते वो एक टाइम के बाद एक रेस्ट पोजीशन पर आ जाएगा। और वही यहाँ पर आपको दिख रहा है लिखा हुआ, क्या लिखा है पढ़ो। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यू एवरीवन नोज अबाउट दिस दैट एनर्जी can be transferred from one form to another form. It can not be destroyed. ठीक है, और इसको क्रिएट भी नहीं कर सकते। तो ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाती है। अब मोशन ऑफ ऑसिलेशन का जो पेंडुलम का था वो कुछ इस तरीके से था, P एंड ये रहा A एंड ये रहा B, और ये जो है एक सर्टेन हाइट पर रेज है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया, अगर मोशन की बात करें ऑसिलेटिंग पेंडुलम की, व्हेन अ पेंडुलम मूव्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन दैट इज P टू आइदर ऑफ इट्स टू एक्सट्रीम पोजीशन दैट इज A एंड B, इट राइजेस थ्रू सो सर्टेन हाइट दैट इज, हमने क्या बोला उस हाइट को, H बोला है, above the mean level P. Kinetic energy completely changes to potential energy when we are doing this, and kinetic energy become
जीरो एट दीज टू पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, जीरो। नाउ द बॉब ओनली पोजेस पोटेंशियल एनर्जी, ओनली क्या रहेगी, ए और बी पर पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। एज इट मूव्स टूवर्ड्स द पॉइंट पी इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, यहाँ पर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज होगी। एज द बॉब रीचेस द पॉइंट पी पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम जीरो, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी रहेगी मैक्सिमम। ये कंडीशन मैंने थोड़ी देर पहले समझाई है ना आपको फिगर के थ्रू। तो अब क्या होगा यहाँ पर, अब ये जो प्रोसेस है टू और फ्रो की, इधर इधर आगे पीछे जाने की, वो रिपीटेट होती रहेगी एज लॉन्ग एज पेंडुलम ऑसिलेट, जब तक वो पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है। बट बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस बॉब कम्स टू रेस्ट, एयर रेजिस्टेंस के कारण कुछ टाइम के बाद जो ये बॉब है वो आपका क्या आ जाएगा, रेस्ट पोजीशन पर आएगा। जैसे ही वो रेस्ट पोजीशन पर आएगा तो इट लूजेस इट्स काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम दिस फ्रिक्शन एंड स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। The law of conservation of energy is not violated because energy lost by the pendulum used to overcome the friction is gained by the surrounding से जो friction हो रहा है उसको overcome करने के लिए use होती है। तो hence total energy of the pendulum and the surrounding system remain conserved। तो हमने इस पूरे क्वेश्चन को समझ लिया, क्या समझ लिया, पूरा समझ लिया कि यहाँ पर जो एनर्जी थी वो इवेंचुअली उसको क्या हुआ वो भी देख लिया, और यहाँ पर कोई भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वॉयलेट नहीं किया जा रहा है, ये भी देख लिया। इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। मेन चीज क्या थी कि जब भी हम किसी पेंडुलम के बॉब को अगर ऑसिलेट कराते हैं तो उसको एक सर्टेन हाइट पर आना पड़ता है जहां पर आपकी एनर्जी चेंज होती है, और ये कुछ टाइम के बाद ये पेंडुलम जो है वो रेस्ट पोजीशन पर आता है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस होती है। बात हो गई क्लियर। एंड जब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, और जिसके कारण वो जो फ्रिक्शन होता है उससे ओवरकम कर पाता है एंड स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। बात हो गई क्लियर ना, ये क्वेश्चन हो गया पूरा सॉल्व। जब ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है, एंड वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v से। हाउ मच वर्क शुड बी डन on an object in order to bring the object to rest। बिल्कुल ठीक है। तो आपके पास गिवन है ऑब्जेक्ट का मास जो है m एंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी, क्योंकि आपको रेस्ट पोजीशन पर लाना है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है, 0 होने वाली है, ठीक। अब वर्क डन क्या होता है हमारा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही होता है ना, बिल्कुल। अब जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है दैट मीन्स kf माइनस ki, ये भी पड़ा हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर आपका होगा हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, यही होता है, पड़ा हुआ है। और इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है, यहाँ पर v है, और ये तो पूरा 0 हो गया फाइनल, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी ही 0 है। और इनिशियल में आ जाएगा u क्या है आपका, v, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कांस्टेंट वेलोसिटी, और क्या ही है, नेगेटिव। तो वर्क डन कितना आया है, नेगेटिव हाफ mv स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। नेगेटिव साइन क्या इंप्लाइज करता है कि यहाँ पर जो फोर्स अप्लाइड हुआ है is in opposite direction of motion। तो आपको यहाँ पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर वर्क डन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिख दोगे वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और नेगेटिव साइन आप चाहो तो लगा सकते हो, जिससे ये समझ में आएगा कि जो आप फोर्स अप्लाई करते हो वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है फॉर दिस केस, ठीक है। बात हो गई क्लियर। रेस्ट पे लाने के लिए इतना वर्क डन उसको करना पड़ेगा, क्लियर।
तो जब ये क्वेश्चन हो गया है क्लियर और यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही होता है हाफ mv स्क्वायर, इसलिए मैंने आपको ये वाली लाइन यहाँ पर नहीं बोली। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है दिमाग में स्टोर। तो चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 17 के पास। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है कि आपको वर्क बताना है, वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो आपको यहाँ पर वर्क डन निकालना है। थोड़ी देर पहले हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा कि ऐसे केस में जहाँ पर हमको कार को या किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट की पोजीशन पर लाना होता है, तो वहाँ पर जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो होती है 0। तो हमें वर्क डन जो है वो करना पड़ता है काइनेटिक एनर्जी के बराबर। एंड काइनेटिक एनर्जी के बराबर तो करते हैं, बट जो फोर्स अप्लाई होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो नेगेटिव साइन लगाने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मैं फोर्स का तो कुछ बताना नहीं है यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, हमको वर्क डन निकालना है, यही करना है। तो अभी हम लिखेंगे, स्टार्टिंग करेंगे इसके गिवन पोर्शन से। तो गिवन में है आपके पास मास ऑफ अ कार 1500 kg एंड आपके पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, कितनी दी है 60 किलोमीटर पर आवर। मैं v ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पर दोनों वेलोसिटी v और u तो आने ही नहीं है, क्योंकि v तो ऑलरेडी 0 है। तो मैंने इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी को आप चाहो तो u भी ले सकते हो और v भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला और अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबलनेस। ठीक है, तो 60 किलोमीटर पर आवर को मैं किस में चेंज कर लूँ, मीटर पर सेकेंड में। कैसे करते हैं मैंने आपको पहले भी बताया गया है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आता है आपका 50/3 मीटर पर सेकेंड। बात हुई यहाँ तक क्लियर। आपने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि वर्क डन आपको कितना करना पड़ेगा जब उसको रेस्ट की पोजीशन में लाना है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी के बराबर। एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। एंड यहाँ पर जो v है वो क्या है, u है। वेलोसिटी क्या है, क्योंकि इनिशियल है तो हमने u ली है, तो आप लिख दो कि हाफ mu स्क्वायर। एंड हाफ मास की वैल्यू 1500 है एंड u है आपका 50/3 इंटू 50/3। क्यों किया है, क्योंकि स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा आपका, तो आपके यहाँ से जो वर्क डन है वो कैलकुलेट होगा 20.8 इंटू 10⁴ जूल। तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कार को रोकने के लिए 20.8 इंटू 10⁴ जूल करना पड़ेगा। दिमाग में ये डाउट मत रखना, क्योंकि मैंने यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिया है, क्योंकि वो सिर्फ शो कर रहा था कि फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं अपोजिंग टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहाँ पर हमको बताना क्या जरूरी है, ओनली वर्क डन, इसीलिए मैं काइनेटिक एनर्जी के बराबर वाला फॉर्मूला रखा है। तो जब आप इतना वर्क डन करोगे तो आपकी जो कार है वो स्टॉप हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे एंड में 20.8 इंटू 10⁴ जूल वर्क हैज टू बी डन टू स्टॉप अ कार। बात हो गई क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया सॉल्व। तो चलेंगे अपने 18th क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स F इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास M, द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट शोन बाय द लॉन्गर एरो। Okay, observe the diagram carefully and state whether the work done by the force is negative, positive or 0। ठीक है, समझ कर लेते हैं सॉल्व। तो जो यहाँ पर ये फिगर्स आपको दिख रहे हैं और आपको बताना है कि क्या इसमें वर्क डन हुआ है। अगर हुआ है तो वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये बताना है। तो इसके लिए हमने पहले ही स्टार्टिंग में ही जब चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे वहां पर देखा था, क्या देखा था, कंडीशंस देखी थी कि फोर्स होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर पहली कंडीशन आपको पहला फिगर दिख रहा है जिसमें फोर्स आपका ऊपर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किस डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो आप देखोगे कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट पर। ठीक है, परपेंडिकुलर है।
तो यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं, एफ एस कॉस थीटा। थीटा अगर आपका 90 डिग्री हो जाता है तो वर्क डन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये वाली कंडीशन हमने बहुत बार देखी है। हमने ये भी देखा है कि जब ये दोनों जब भी परपेंडिकुलर होंगे हमेशा वहां पर जो वर्क डन है वो 0 रहेगा, देखा हुआ है। तो ये तो हो गया। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में आपको फोर्स अप्लाई कर रहे हो वेस्ट टू ईस्ट और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, मतलब फोर्स भी इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है। तो जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में और दोनों ही अप्लाई भी हो रहे हैं, फोर्स अप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है सेम डायरेक्शन में, तो हमारा वर्क डन तो ऑब्वियसली है और वो भी पॉजिटिव वर्क डन है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में है। तो ये दूसरा भी हो गया। अब थर्ड देख लेते हैं। तो थर्ड में अगर आप देखोगे तो जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो इस डायरेक्शन में, मतलब ईस्ट टू वेस्ट, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट। फोर्स अप्लाई है इस डायरेक्शन में एंड आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो वर्क डन तो हो रहा है, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, हैंस वर्क डन तो है। बट वो जो वर्क डन है क्या है, नेगेटिव वर्क डन है। क्यों है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अपोजिट होता है तो नेगेटिव वर्क डन कहलाता है। इसका मतलब हमने क्वेश्चन नंबर 18 कर लिया सॉल्व। वो बहुत ही सिंपल था ना, कुछ भी ऐसा टिपिकल लॉजिक तो था नहीं, सिर्फ ये 3 लॉजिक जो हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं वही था। बात हो गई क्लियर। तो चलते हैं अपने 19th क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है कि सोनी सेज दैट एक्सीलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी 0 इवन व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। डू यू एग्री विथ हर, एंड इफ यू आर एग्री विथ हर देन व्हाई। ठीक है, आपको बताना है। तो सोनी का कहना क्या है कि एक्सीलरेशन जो है वो 0 हो सकता है। ठीक है, वो भी कब, जब बहुत सारी फोर्सेस यहाँ पर अप्लाई हो रही हो। एंड ये कब पॉसिबल है, इफ नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज 0। ये कंडीशन हमने पहले भी ये क्वेश्चन में देखी थी, रिकॉल करो। ये तभी पॉसिबल है जब सारी जितनी भी फोर्सेस यहाँ पर अप्लाई हो रही है, बहुत सारी, वो सारियों का जो नेट फोर्स है वो क्या रहे, 0 रहे, तभी ये हो सकता है। और ये कब पॉसिबल है, जब वो एक यूनिफॉर्म मोशन में हो। ठीक है, जब वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो वहां पर सेवरल फोर्सेस भी अगर अप्लाई हो रही हैं तो उनका जो नेट फोर्स है वो 0 होगा। जब नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा तो आपका m क्रॉस a इक्वल टू 0, वेयर m नॉट इक्वल टू 0 बट एक्सीलरेशन विल बिकम 0। This is the only case when you are in uniform motion। तो यहां से आप कह सकते हो कि सोनी जो है वो क्या है, राइट है। उसने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। जब उसने सही बोला है और हमने यहाँ पर आंसर दे दिया कि क्यों हम उसको बोल रहे हैं कि वो सही बोल रही है, इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, तो चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें बोला गया है फाइंड द एनर्जी इन kilowatt hour consumed in 10 hours by the 4 devices of power 500 watt each। ठीक है, तो आपके पास पावर ऑफ 1 डिवाइस कितनी है, 500 वॉट, ये आपके पास गिवन है। और डिवाइसेस टोटल कितनी है, 4। तो पावर ऑफ 4 डिवाइसेस कितनी हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई 500 विच इज 2000 वॉट। और हमको यहाँ पर एनर्जी किस में चाहिए, किलोवाट में चाहिए। तो ये हो जाएगा 2000 अपॉन 1000 किलोवाट, विच इज, क्योंकि कन्वर्ट कर लिया हमने वॉट को किलोवाट में, तो ये हो जाएगा 2 किलोवाट। ठीक है, और क्या गिवन है आपके पास, टाइम गिवन है विच इज 10 आवर्स। टी से नोट करते हो। निकालना क्या है आपको, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस आपको कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, पावर ऑफ 4 डिवाइसेस मल्टीप्लाई टाइम। तो पावर कितनी है 4 डिवाइसेस की, 2 किलोवाट, और टाइम कितना है आपके पास 10 आवर, कितना हो गया 20 किलोवाट आवर। क्वेश्चन हो गया सॉल्व।
निकल आया एनर्जी, कितनी कंज्यूम करेगा 10 घंटे में? 20 किलोवाट आवर कंज्यूम्ड करेगा। ठीक है, या तो फिर आप बोल सकते हो इसको 20 यूनिट्स। क्यों? क्योंकि 1 किलोवाट आवर जो है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। आंसर हो गया, आ गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में जो डिमांड थी वो हमने फुलफिल कर दी है। तो चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है कि अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, समझ लेते हैं। अगर कोई फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड पर आकर एकदम से आता है तो वहां पर क्या क्या होगा? तो यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी से वो किस में हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे ही वो ग्राउंड पर आएगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वही लिखा हुआ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द ग्राउंड इज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है? मान लेते हैं अगर आप अभी पानी पी रहे हो, ग्लास है, ग्लास को अगर आप एकदम फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट की तरह अगर फॉल कराओगे तो एकदम ग्राउंड से जाते ही आपको एक साउंड प्रोड्यूस्ड होगी। किसकी? क्योंकि वो जो ग्लास आपने टच हुआ ग्राउंड से तो उसके कारण क्या हुआ? वाइब्रेशंस हुए, उसके कारण आपको एक साउंड प्रोड्यूस, आपको समझ में आएगा रे उस जगह पर ग्लास किसी ने फेंका है, होगा ना। तो मतलब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। तो वही लिखा है, साउंड और वाइब्रेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ द ग्राउंड। बात हो गई क्लियर। अब दूसरी क्या एनर्जी हो सकती है? अब आपने क्या किया, जब आपने कोई बॉल है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब आप उसको एक सर्टेन हाइट से फेंकोगे तो जब आप उसको छूने जाओगे और टच करके देखो हल्का सरफेस जो है उसका गर्म हुआ होगा, मतलब वहां पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुई होगी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड एंड कोलाइड्स देन हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। तो साउंड एनर्जी चेंज होगा और हीट एनर्जी में चेंज होगा। अब कोई सर्टेन हाइट से जो ऑब्जेक्ट आया एकदम गिरा है ना, तो वहां पर डिफॉर्मिंग क्या किसका हुआ होगा? तो शेप में भी चेंजेस आए होंगे, आइदर ऑब्जेक्ट और ग्राउंड। अगर कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट अगर आया है तो ग्राउंड के शेप में चेंज आएगा, और अगर कोई इसे बॉल है अगर सर्टेन हाइट से फेंकोगे तो वो कोलैप्स हो जाएगी, है ना, तो वो बॉल के शेप में चेंज होगा। तो यहाँ पर वही लिखा है, इन डिफॉर्मिंग द बॉडी और द ग्राउंड। इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जब भी कोई फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर आके स्टॉप होता है। बात हो गई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आई ना। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने देख लिया हीट एनर्जी साउंड एनर्जी और डिफॉर्मिंग हो जाती है। तो बच्चों आज हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना वो आपने अच्छे से अपनी नोटबुक में कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते ही ये लर्नोवा फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnova.com। थैंक यू।